आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसमें बोला गया है कि दो संख्याओं 306 और 657 उसका एचसीएफ 9 दिया है, तो एलसीएम इस दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करें। सबसे पहले लिखेंगे पहली संख्या हमारा क्या है 306। दूसरी संख्या हमारा है 657 और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या है 9। लिखेंगे एचसीएफ बराबर 9। हम जानते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है इसी दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल है वो बराबर होता है उसी दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। आइए मान रखते हैं, पहली संख्या है हमारा 306, दूसरी संख्या है 657, बराबर हो जाएगा। एलसीएम हमको निकालना है और एचसीएफ दिया हुआ है 9। अब लिखेंगे 306 गुना 657 और 9 गुना किया हुआ है। अगर बराबर के बाईं ओर लाएंगे तो क्या होगा, भाग हो जाएगा, इधर क्या बचेगा एलसीएम। अब इसको काटिए, 9 से काटेंगे तो क्या होगा, 9 गुना 3 करेंगे 27 होगा, 3 बचेगा 36 आएगा, 9 चौक 36। अब लिखेंगे एलसीएम बराबर होगा 34 गुना 657 बराबर होगा, आप गुना कीजिएगा 22,338। यही हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं हो सकता है। देखिए, n कहने का मतलब नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या, जिसको गिनती की संख्या कहते हैं। एक से लेकर अनंत तक सभी गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। तो बोला कि 6 पर पावर n के जगह पे हम कोई भी जो है सो प्राकृत संख्या ले सकते हैं, 1 2 3 4। क्या उसका इकाई अंक 0 हो सकता है? आइए देखते हैं। अगर 6 के पावर n है, n के स्थान पर अगर हम 1 रखते हैं, n क्या है, नेचुरल नंबर है, 1 से लेकर अनंत तक 1 रखते हैं तो इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। 6 पर पावर 2 रखेंगे तो क्या होगा, 36 होगा, जिसका इकाई अंक क्या है, 6 है। 6 पर पावर 3 रखते हैं तो क्या होगा, 216, इसका भी इकाई अंक 6 है। कहने का मतलब है कि जो आधार है 6, उस पर जो पावर या घात है, एक नेचुरल नंबर कोई भी रख सकते हैं, 1 2 3 या कोई भी संख्या, उसका इकाई अंक क्या आता है, 6 आता है, हमेशा 6 आ रहा है। क्या यह 0 आ सकता है? नहीं आ सकता है। 0 आने के लिए कोई भी संख्या या कोई भी आधार जो होता है बेस, उसमें 2 × 5 का फॉर्मेट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए आप 10 लीजिए, 10 की पावर कुछ भी रखिएगा, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, कुछ भी रखिएगा तो इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 10 का जो गुणनखंड है उसमें 2 × 5 आता है। अगर किसी संख्या के गुणनखंड में 2 × 5 का फॉर्मेट नहीं है तो उसका इकाई अंक 0 कभी भी नहीं हो सकता है। देखिए, 6 पर पावर n है, अगर 6 को हम गुणनखंड करें तो क्या होगा, 2 × 3 होगा। यहाँ 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। अगर 2 × 5 गुणनखंड के रूप में नहीं आता है तो उसका इकाई अंक कभी भी 0 नहीं आएगा। तो 6 का गुणनखंड जो किए थे, 6 का गुणनखंड 2 × 3 के रूप में आया है, जिसमें 5 नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि
इसका इकाई अंक कभी भी शून्य नहीं होगा। चलिए हम इसको लिख लेते हैं। अतः हम लिखेंगे चूँकि 6 पर पावर n में 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, 2 है लेकिन 5 नहीं है, अतः यह शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। किसी भी संख्या का जो स्क्वायर कीजिए या उसका घन कीजिए या कुछ भी कीजिए, पावर कितना भी डालिए, अगर उसके बेस में 2 गुने 5 का फॉर्मेट नहीं है तो उसका इकाई अंक कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। कहने का मतलब ये दोनों जो है संख्याएं भाज्य हैं। क्यों भाज्य हैं ये आपको बताना है। चलिए इसको हम लिखते हैं। क्या लिखेंगे? 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। दूसरी संख्या क्या है हमारी? 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5। अब देखिए 7 गुना 11 गुना 13 तीनों आपस में गुना, यानी एक टर्म ये हुआ, एक अगर इसको गुना करेंगे कोई एक संख्या हमको मिलेगी, और 13 दूसरी संख्या है, क्यों? बीच में प्लस है। अब देखिए दोनों पदों में क्या कॉमन है? 13 कॉमन है, तो 13 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? 7 गुना 11, 13 यहाँ से बाहर कर लिए तो क्या बचेगा? 1 प्लस यहाँ से भी 13 बाहर कर लिए तो क्या बचेगा? 1। अब देखिए 13 इंटू 7 गुना 11 करेंगे 77 होगा, गुना 1 करेंगे क्या होगा? 77 होगा प्लस 1। अब देखिए अब क्या होगा? 13 गुना 77 और 1 क्या होगा? 78। और इसको पुनः तोड़ेंगे तो क्या होगा? 13 गुना 78 को अगर आप तोड़िएगा, 78 को अगर आप तोड़िएगा तो क्या होगा? 78 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या होगा? 39। 3 से करेंगे तो 13, 2 गुना 3 गुना 13। 78 के बदले हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 13। यही हमारा फॉर्मेट आया। उसी तरह दूसरी संख्या को देखते हैं। दोनों में दो पद हैं, दोनों में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है। 5 को आप बाहर निकालिए तो क्या बचेगा? 7 गुना 6, 5 निकालिए तो 1 बचेगा, गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस 5 तो बाहर कर लिए, 1 बचा। अब देखिए 5 इधर करेंगे तो क्या होगा? अगर आप सब को गुना कीजिएगा आपस में तो क्या होगा? 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 गुना 7 गुना 6 42, 24 गुना 42 कीजिएगा तो क्या आएगा? 1008 और प्लस का 1। आगे करते हैं, क्या होगा? 5 गुना 1008 और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1009। आगे करेंगे, ये फॉर्मेट हमारा आया। अब देखिए हमको ये दिखाना है कि ये संख्याएं भाज्य क्यों हैं। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसमें एक से या स्वयं से ही भाग लग जाए या विभाजित हो जाए। जैसे 13 लीजिए, इसमें 1 से भाग लगेगा या 13 से लगेगा। उसी तरह 11 लीजिए, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसमें या तो 1 से भाग लग रहा है या स्वयं से लग रहा है। वैसी संख्याएं जिसमें केवल और केवल 1 और स्वयं से भाग लगे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या किसको कहते हैं? कि वैसी संख्या जिसमें 2 संख्याओं से ज़्यादा संख्या से भाग लगता हो। ठीक है, देखिए ये जो एक संख्या है, ये पूरा एक संख्या है गुना किया हुआ, इसमें 13 से भी भाग लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा और 13 से भी। 13 तो हो ही गया। कहने का मतलब 1 से भी लग रहा है, 2 से भी लग रहा है, 3 से भी लग रहा है और 13 से भी लग रहा है, यानी 4 संख्याओं से ये भाग लग रहा है या उससे ज़्यादा संख्याओं से भाग लग सकता है। अतः ये अभाज्य संख्या तो होगी नहीं, तो हम कहेंगे कि यह क्या है? भाज्य संख्या। उसी तरह इसमें देखिए इस पूरी संख्या में 1 से भाग लग सकता है, 5 से भी भाग लग सकता है और 1009 से भी भाग लग सकता है, या 5 गुना 1009 से भी भाग लग सकता है। यानी कि 2 से अधिक संख्याओं से यह विभाजित हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए इसको हम लिख लेते हैं। देखिए हमने लिख लिया है। चूँकि ये संख्याएं
1 से 2 से 3 से 13 से विभाजित हैं, अतः ये भाज्य संख्या है। अगर यह 1 और स्वयं से विभाजित रहती तब इसको अभाज्य कहते, लेकिन ये इतनी संख्याओं से विभाजित है, इसीलिए ये क्या है, भाज्य संख्या है। उसी प्रकार दूसरे प्रश्न में चूँकि यह 1, 5, 1009 से विभाजित है, अतः ये भाज्य संख्या है। देखिए अगर 5 से विभाजित कीजिएगा तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 1009 बचेगा। 1 से भाग दीजिएगा तो 1 से भाग देने पर क्या होगा, यही संख्या हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 1009 से भी भाग दीजिएगा तो क्या होगा, दोनों कटेगा और आंसर क्या होगा, 5। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि उसी वृत्ताकार पथ को चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अगर वे एक ही स्थान और एक ही समय में चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए ये सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, वृत्ताकार पथ है। बोल रहा है कि एक ही स्थान और एक ही समय में, मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे रवि भी है और सोनिया भी है, और मूव कर रही है आगे की ओर, ठीक है। बोला एक ही स्थान और एक ही समय में दोनों स्टार्ट करते हैं। चूँकि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, इसका मतलब है उसको ज़्यादा समय लग रहा है, और रवि को 12 मिनट लगते हैं, इसका मतलब उसको कम समय लग रहा है, यानी रवि की चाल ज़्यादा है तभी तो कम समय लग रहा है। अगर दोनों एक स्थान से एक ही समय पर चलना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, चूँकि रवि कम समय लेता है तो जल्द ही एक राउंड लगा लेगा, और सोनिया क्या होगा, चूँकि उसको ज़्यादा समय लग रहा है वो देरी से पहुँचेगी। तो वही पूछ रहा है कि ऐसा कितने मिनट या कितने समय के बाद वह पुनः जो है प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे, पहला नंबर है हमारा 18 मिनट और दूसरा है हमारा 12 मिनट। एलसीएम कैसे निकालेंगे, 18 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 1। देखिए 18 को कैसे करेंगे, 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3 और 3 से करेंगे 1। संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखा जाता है, तो लिखेंगे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 2 तिया 6 तिया 18। उसी तरह 12 को क्या लिखेंगे, 12 का कीजिए, 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3 और 3 से करेंगे 1। इसमें क्या होगा, सबसे छोटी संख्या 1 गुना 2 गुना 2 गुने 3। अब आप इसका एलसीएम निकालिए। इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने एलसीएम निकालने के लिए बताया था। देखिए इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 गुना 2 गुना 3 2 बार है तो क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2। उसी तरह 12 को क्या लिखेंगे, 1 गुना 2 2 बार है तो 2 की पावर 2 गुना 3। उसमें एलसीएम निकालने के लिए जो दोनों में कॉमन है, कॉमन देखिए क्या है, 1 दोनों में कॉमन है, 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है। तो जो अधिकतम घात होती है उसका क्या होता है, गुणनफल होता है। देखिए 1 दोनों में एक ही बार है तो क्या होगा, 1 गुना 2, यहाँ 1 बार है यहाँ 2 बार है तो अधिकतम घात 2 हुआ तो क्या होगा, 2 पर पावर 2। उसी तरह 3 की अधिकतम पावर क्या है, 2, तो क्या होगा 3 की पावर 2। तो क्या आंसर होगा हमारा, 1 गुना 4 गुना 9, क्या होगा 36 मिनट। लास्ट में लिख देंगे, अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे या मिलेंगे। यही आपका क्या है, आंसर है। देखिए इसका हम दूसरा तरीका बता रहे हैं जो कि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। देखिए ये वृत्ताकार पथ है, मान लीजिए एक कोई बिंदु है जहाँ से रवि और सोनिया चक्कर लगाना स्टार्ट करती है, ठीक है, किसी भी दिशा में लगा सकती हैं, वो मैटर नहीं करता है। अच्छा
रवि को कितना समय लगता है? 12 मिनट। सोनिया को कितना समय लगता है? 18 मिनट। कहने का मतलब है कि रवि अगर यहाँ से चलना स्टार्ट कर दे तो 12 मिनट बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पे आ जाएगा, और सोनिया अगर चलना स्टार्ट करे तो 18 मिनट बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर आ जाएंगी। लेकिन बोला गया कि दोनों एक साथ चलते हैं। एक साथ अगर चलेंगे तो अब बताइए कि रवि 12 मिनट में पूरा एक चक्कर लगाता है, तो हम पूछते हैं कि 1 मिनट में कितना भाग चक्कर 1 मिनट में वह कितना भाग इसका घूम लेगा या चक्कर लगा लेगा। ठीक है, लिखते हैं। देखिए 1 मिनट में रवि द्वारा चक्कर लगाया गया भाग क्या होगा? अगर वह यहाँ से 12 मिनट लगातार चले तो वह प्रारंभिक स्थान पर आ जाएगा। लेकिन 1 ही मिनट अगर चलेगा तो क्या होगा? कुछ ही दूर चल पाएगा। कितना दूर चल पाएगा? तो पूरा चलने में 12 मिनट, तो 1 मिनट में कितना भाग लगाएगा? 1/12, यानी 12 मिनट में वो पूरा घूमता है तो 1 मिनट में क्या करेगा? उसका 12वां भाग घूमेगा। उसी तरह सोनिया 1 मिनट में कितना भाग घूम जाएगी? 18 मिनट में पूरा लगाती है तो 1 मिनट में क्या होगा? 1/18वां भाग वह घूम जाएगी। अब देखिए अगर यहाँ दोनों एक साथ चलना स्टार्ट किए तो मान लीजिए रवि 1 मिनट में यहाँ आया, यानी 1/12 भाग हुआ। लेकिन सोनिया 1 मिनट में 1/18 भाग ही चल पाएगी, मतलब क्या थोड़ा पीछे ही रह जाएगी, 1/18 भाग चली। तो देखिए इतना 1 मिनट में इतना लीड दे रहा है कौन? रवि। 1 मिनट में सोनिया को इतना लीड दे रहा है। कैसे निकालेंगे? लिखेंगे रवि द्वारा अधिक चला गया भाग, मतलब रवि सोनिया को कितना लीड दे रही है। अगर प्रारंभिक स्थान ए से रवि 1 मिनट में यहाँ तक आया तो 1/12 भाग चला, 1/12, और सोनिया कितना चली? 1/18। इसका अंतर जो होगा यही तो उसको लीड दे रहा है, यानी कि 1/12 घटा 1/18, यही भाग जो है ये हुआ, यानी इतना भाग उसको लीड दे रहा है। एलसीएम लीजिए, क्या होगा? 36 होगा, यहाँ होगा 3, यहाँ होगा 2, क्या होगा? 1/36। कहने का मतलब रवि द्वारा 1 मिनट में, यहाँ मेंशन कर लीजिए 1 मिनट में, रवि 1 मिनट में सोनिया से कितना अधिक चलती है? 1/36 भाग चलती है। रवि द्वारा 1 मिनट में सोनिया से अधिक दूरी, कितना दूरी अधिक तय किया? 1/36 भाग। अब लिखेंगे चूँकि 1/36 भाग अधिक चलता है 1 मिनट में। 1 मिनट में दोनों 1 ही मिनट चला था, लेकिन 1 मिनट में रवि कितना भाग अधिक चला था? 1/36 भाग। लिखेंगे 1/36 भाग अधिक चलता है 1 मिनट में, तो इसीलिए पूरा भाग अधिक चलेगा कितने मिनट में? 1/36 भाग 1 मिनट में, तो पूरा भाग क्या होगा? 1/1/36 मिनट में। तो क्या होगा? ये ऊपर चला जाएगा तो 36 गुना 1/1 बराबर 36 मिनट, यानी कि रवि द्वारा पूरा भाग, एक बार जो है रवि यहाँ से यहाँ घूम के सोनिया के पास पहुँच जाएगा कितनी देर में? 36 मिनट में। यही आपका आंसर। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल हो गया, अगर शॉर्टकट करना चाहते हैं तो ये मेथड है। चलिए इस तरह आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ।